नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईडी के बारे में। आप सभी लोग आजकल देख रहे होंगे ना, ईडी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। कभी इसको समन भेजा, कभी उसको भेजा। पूरा उत्तर से दक्षिण भारत और पूर्व से पश्चिम भारत सबको समन भेजे जा रहे हैं, इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग विचार देते हैं। कुछ लोग का कहना है कि देखिए, आप लोग अगर फ्रॉड करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो ईडी तो समन भेजेगा ही ना, इंक्वायरी में जाइए। अगर आपने कुछ नहीं किया तो बच के आ जाइए, कुछ किया है तो फिर सजा होगी ही। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब चीज़ें सरकार ही करवा रही है, सरकार चाहती है कि मेरे खिलाफ कुछ ना हो, इसी वजह से समन भेजे जा रहे हैं और फिर उठा के लोगों को जेल में डाल दे रहा है। यही सब चीज़ें चल रही हैं। अब इसी बीच एक खास मामला हम लोग के सामने आया दिल्ली हाई कोर्ट से कि यहाँ पर जो ईडी है, ईडी ने ना कुछ याचिकाएं लगाई हुई थी, तो उन याचिकाओं का जवाब दिया है, एक आदेश पारित किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। लेकिन इसके पीछे की कहानी जो है एक लंबी है, तो पूरी कहानी देखेंगे। ईडी के पास कौन कौन से खास अधिकार हैं जिस वजह से आप ईडी कहीं भी समन भेजे, किसी से कुछ भी करे जा करके आप उसे जवाब नहीं मांग सकते। कुछ खास अधिकार हैं ईडी के पास में, और सिर्फ ईडी ही नहीं, कुछ और भी प्रमुख संगठन है जिनके पास ऐसे अधिकार हैं। तो हर एक के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इससे हमारे देश में पारदर्शिता आ रही है या फिर तानाशाही स्थापित हो रही है। हर एक चीज पर नजर डालते हैं। लेकिन मामले को समझने से पहले जरूरी है कि आप लोग एक प्रश्न देख लें। देखिए, आप लोग के सामने प्री का एक प्रश्न है, यदि पूछा जाएगा तो कुछ इस रूप में पूछा जाएगा। यदि आप जानते हैं तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही यह पूरा मामला आपके मेंस के लिए भी खास है, तो जरूरी है कि नोट्स बनाने का ध्यान रखिएगा, चीजों को अच्छे समझिएगा, ताकि कहीं पे कुछ बात आए तो जवाब आप लोग अच्छे से दे पाएंगे। चलिए अब कहानी समझते हैं कि क्या हुआ। दरअसल क्या होता है कि कुछ साल पहले की कहानी है। ईडी के पास में कुछ आरटीआई आई। ठीक है, आरटीआई सभी लोग समझते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन है, यानी कि आप किसी भी सरकारी विभाग के अंदर आरटीआई लगाइए और आपके जो प्रश्न हैं, पारदर्शिता स्थापित करने के लिए आप अपने प्रश्नों के जवाब मांग सकते हैं। और जो भी आपका विभाग है या जो भी संगठन है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह आपके प्रश्नों के जवाब भी दे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता स्थापित करना था। अब ऐसे ही दो याचिकाएं पहुंची ईडी के पास में, और ईडी से दो अलग अलग बातें पूछी गई। पहली बात ईडी से यह पूछी गई कि भाई आप अपने भर्ती नियमों को बताइए हमें, कि आपके यहाँ जो भर्ती नियम है उसकी प्रशासनिक जानकारी हमें दे दीजिए, किसी व्यक्ति ने पूछा। दूसरी जो यहाँ पर पहुंची आरटीआई, उसमें बोला गया कि आपके यहाँ जो यौन उत्पीड़न के मामले हैं, हमें उन यौन उत्पीड़न के मामलों की जानकारी चाहिए। अब जैसे ही यह आरटीआई लगी, तो आरटीआई लगने के बाद में चीजें रुकी, विवाद हुआ, बातचीत हुई। लेकिन हम यह देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग ने ईडी को आदेश दे दिया कि आप इन दोनों के जवाब दें, और जो जो प्रश्न व्यक्ति ने पूछे हैं आप उनको प्रश्नों से संबंधित हर एक जानकारी प्रोवाइड करें। यह हमारे आरटीआई के तहत आता है। लेकिन जैसे ही केंद्रीय सूचना आयोग ने ईडी को यह आदेश दिया जवाब देने का, ईडी के लोग जो थे उसके बाद फिर ये गुस्से में आ गए, ये क्रोधित हो गए, इन्होंने विरोध किया। विरोध क्यों किया? ईडी का यह कहना है कि आरटीआई का जवाब देना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हम लोग आरटीआई से बाहर हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं ना, हमारी जनता उनसे उस बात का कोई भी जवाब नहीं मांग सकती कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमने 1 साल में क्या किया, हमने 2 साल में क्या किया। इस बात के लिए हम बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है। यह बात सभी को ध्यान रखनी है। यह बात ईडी ने प्रस्तुत की, लेकिन आपस में विवाद बढ़ा। लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश भी दिया। ईडी ने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम न्यायालय जाएंगे। कहां पहुंचे ये लोग? पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच जाने के बाद में इन्होंने यही सब बात रखी। ईडी ने कहा कि हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है आरटीआई का जवाब देना, हमसे फिर भी जवाब मांग रहे हैं। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि नहीं, आरटीआई का जवाब देना है तो देना है। बातचीत चली दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने हर एक मामले को समझा, और कितना अधिक समझा समझिए आप लोग। जब दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाएं पहुंची थी तो समय था 24 नवंबर 2019। अब आज हम लोग इस विषय को समझ रहे हैं 28 दिसंबर 2023। बहुत लंबा समय लगा है यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट को जजमेंट देने में। अब आप खुद सोचिए कि जब ऐसे जो अधिकार क्षेत्र के जो विवाद है, न्यायालय को वही विवाद सुलझाने में इतना अधिक समय लग रहा है, अगर कोई एक आम आदमी यहां पर न्याय लेने जाएगा तो कितना अधिक समय लगेगा। ये एक बड़ी आलोचना है हमारी जुडिशरी की, जो हम लोग जनरली करते भी हैं। अब यह जो पूरा मामला था, अब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया। अब समझते हैं कि आदेश क्या दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने समझा यहां पर आरटीआई एक्ट 2005। इसने देखा कि भाई आरटीआई एक्ट 2005 में सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं स्थापित की। अब जिस समय आरटीआई एक्ट 2005 को पढ़ा जा रहा था, इसी बीच में आ गया एक सेक्शन 24। सेक्शन 24 बहुत ज्यादा खास है अपने आप में। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। दरअसल आरटीआई एक्ट का ये जो सेक्शन 24 है, यह सेक्शन अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि यह सेक्शन कुछ
प्रमुख संगठनों को एक खास अधिकार देता है। जो हमारे यहाँ पर आसूचना संगठन है और जो हमारे सुरक्षा संगठन है, उन्हें यह अधिकार देता है कि अगर आपके लिए आरटीआई लगेगी तो आप अपनी कार्यवाहियों की जवाब नहीं देंगे, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है देश के प्रति। आपने कब कहाँ पे कितने बम गिराए, जैसे कि हमारी फोर्स है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट से कहाँ कितने बम सप्लाई किए हैं, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने कितना फंड्स किस पे इन्वेस्ट किया, आपसे नहीं पूछा जाएगा। हमारे जो सीक्रेट ब्यूरोज हैं उनकी कोई जानकारी नहीं ली जाएगी। इसके साथ साथ इसमें ईडी का नाम भी शामिल है। ईडी से भी आप उसके कार्यों का जवाब नहीं ले सकते, यह इसमें लिखा हुआ है। अब जिस समय दिल्ली हाई कोर्ट ये सब चीजों को पढ़ रहा, जानना समझ नजर यहां पहुंच गई। अब नजर यहां पहुंची तो फिर भी बात उठ गया कि हाँ, ईडी तो सही कह रहा है, अब ये तो आरटीआई के दायरे में आते ही नहीं है, अब क्या किया जाए। फिर दोबारा नजर गई पिटिशंस पे कि भाई देखो जरा कि ये जो आरटीआई लगी थी, आरटीआई में मांग क्या की गई थी। पहली मांग भर्ती नियमों से संबंधित आपकी जो प्रशासनिक जानकारी है वो साझा करना है। यानी कि ईडी के एक कार्य का पहलू पूछा गया कि आपकी एक कार्य में ये भी आता है, तो आपकी व्यवस्था में यह किस प्रकार से हो रहा है, कितना कितना हो रहा है, जरा एक बार जानकारी तो दो हमें। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि देखिए ये तो उसकी कार्यवाही का मामला है, और जब कभी भी ऐसा कोई मामला उठता है तो ऐसी स्थिति में ईडी को जवाब नहीं देना, क्योंकि आप अपने कार्यों के लिए जवाबदेही नहीं है पूरे आरटीआई सिस्टम में। तो आपको पहले मामले में छूट दे दी, कहा कि नहीं आप जवाब नहीं दोगे। फिर दूसरे मामले पे विचार आया कि यौन उत्पीड़न का मामला, कि भाई विभाग के अंदर कितने मामले आ रहे हैं या कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं, ये बात बताइए। अब यहां पर ये जब समय पूरा दिल्ली हाई कोर्ट पढ़ रहा था इसी सेक्शन 24 को, तो सेक्शन 24 में एक खास बात यह भी शामिल है कि यह जितने भी संगठन है, जितने भी आयोग हैं, यह सब कुछ अपने काम के लिए, अपनी कार्यवाही के लिए जवाबदेही नहीं है। लेकिन अगर आपके यहां कभी भी भ्रष्टाचार होगा या भ्रष्टाचार के अलावा मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यह आपकी कार्य प्रणाली का या यह आपको प्राप्त अधिकारों का, आपके दायित्वों का कहीं से भी कहीं तक हिस्सा नहीं है। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी ने जवाब मांगा तो देना होगा, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ तो भी देना होगा। अब बात थी यौन उत्पीड़न की, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि देखिए यौन उत्पीड़न के जो आरोप है ना, दरअसल किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन है यह अपने आप में। और जब मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा तो फिर हर एक व्यक्ति, हर एक संगठन फिर यहां पर उत्तरदायी होगा, और उत्तरदायी होगा तो जवाब देना पड़ेगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि ठीक है, पहले मामले में बरी, दूसरे मामले में जवाब दो, और इसके जवाब के लिए 8 वीक्स का टाइम दिया गया है कि पूरी जानकारी इकट्ठा करके जिस व्यक्ति ने ये सब चीजें मांगी हैं, 8 सप्ताह के अंदर सारी डिटेल्स पहुंच जानी चाहिए किसी भी कीमत पर। यह फाइनल जजमेंट आया। अब हमें यहां पर एक खास पहलू देखने को मिल रहा है जो आपसे आने वाले प्री में पूछा जा सकता है कि संगठन है, मतलब जो प्रमुख संगठन है, आसूचना है, सुरक्षा है, ठीक है, मुक्त कर रखा है आरटीआई से, लेकिन विशेष मामलों में जवाब देना पड़ेगा। और इसी प्रकार से हमारा यूपीएससी फंसाता है प्री में, कुछ कुछ चीजें पूछ लेगा और पूछने के बाद में फिर फंसा देगा और अंक काट लेगा अगर आंसर गलत हो जाता है तो। ठीक है, तो यही सब चीजें थी, सारा मामला था जो हम लोगों ने प्रॉपर समझा, यह निर्णय आ गया है। कुछ बातें जरूरी है आरटीआई एक्ट के बारे में समझ लें आप लोग, क्योंकि अनेक प्रश्न पहले भी बने हैं, दोबारा भी बन सकते हैं। तो देखिए, आरटीआई एक्ट वर्ष 2005 में बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके तहत जो अधिकारी हैं, जो विभाग हैं, वह किस प्रकार से जनता के पैसे का उपयोग कर रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं फैल रहा। साथ साथ में जनता को पता होना चाहिए कि जिन लोगों को चुना गया है वह लोग या उनके अधीन विभाग किस प्रकार से कार्यरत हैं, जनता के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कितनी नियुक्तियां हुई, वगैरह वगैरह चीजें पूछी जाती हैं। तो इन्हीं सभी उद्देश्यों के लिए वर्ष 2005 में आरटीआई एक्ट लाया गया। पूरी दुनिया में बहुत अधिक प्रशंसा हुई थी और लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग आरटीआई को माना भी जाता है। ठीक है, सभी पे इसको लागू कर दिया गया और बोला गया कि ठीक है, जितने भारतीय नागरिक हैं वह चाहे तो राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा जानकारी जो भी वह चाहते हैं वहां तक उनकी पहुंच हो जाएगी। एक इंसिडेंट था, बताता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा खास इंसिडेंट था कि मेरे एक फ्रेंड था, काफी वर्ष हो गए पहले की बात है, तो कुछ गड़बड़ी हुई एग्जामिनेशंस के अंदर। तो गड़बड़ी के बाद में फिर हमने एक खास चीज नोटिस की कि वह फेल हो गया। तो उसको लग रहा था कि मैं फेल नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस बीच में फिर हम लोग के आपस में विचार विमर्श हुए, जो हम लोग का ग्रुप था, हम लोगों ने बातचीत की क्या किया जाए। जनरली क्या होता है कि रीचेकिंग करवाते हैं, री इवेल्युएशन करवाते हैं। तो हमें पता लगा कि हाँ, यूनिवर्सिटी में एक प्रोसेस है ऐसा भी, हम करवा सकते हैं, री इवेल्युएशन करवा सकते हैं। तो री इवेल्युएशन करवाया, फीस भरी, तो उसके बाद में लगा कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन फिर भी यह था, उसको विश्वास था कि हाँ मैं फेल नहीं हो सकता।
तो क्या हुआ कि फिर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में ही बातचीत की, तो यूनिवर्सिटी के जो लोग थे बाकी वहाँ पे जितने भी कर्मी थे, उन्होंने बताया कि आप एक काम कीजिए, आप ना आरटीआई लगा लीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो आरटीआई लगाई हम लोगों ने कि ठीक है, हमें कॉपी दे दीजिए। बाद में लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि कॉपी तो नहीं भेजी गई, लेकिन मार्कशीट को ही चेंज कर दिया गया और जिस जगह पर गड़बड़ थी सब्जेक्ट में, पासिंग मार्क्स दे दिए गए और व्यक्ति को पास कर दिया गया। मतलब आरटीआई से कुछ लोग को इस प्रकार से भी फायदा हो रहा है। ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो चीज़ नोटिस की गई, देखी गई है। तो आरटीआई मुख्य रूप से कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक गड़बड़ी हो रही है, आप अपने उत्तरदायित्वों को ठीक से पूरा नहीं कर रहे हैं, एक साल खराब हो जाएगा। कोई इंसान फेल हो गया तो मान लीजिए आप थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर में जाने के बाद आपका गड़बड़ी हो जाती है मार्कशीट में, आपको एक साल और वेट करना है। आप सपने लिए बैठे थे मुझे मास्टर्स करनी है, या मुझे आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, या मैं और चीज़ों पर ध्यान दूंगा, अपने आने वाले फ्यूचर प्लान्स जो है मेरे। लेकिन इस प्रकार से बैक आना या फिर पेपर ठीक से चेक नहीं करना या मार्कशीट में गड़बड़ी हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। तो ये एक लाभ मैंने अपने जीवन में खुद देखा कि आरटीआई का मिला है किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो इसके अनेक उद्देश्य थे, जैसे कि पहली बात तो पारदर्शिता सुनिश्चित करना कि प्रशासन में ठीक से काम हो रहा है या नहीं, और जिस व्यक्ति से वह संबंधित है, जिसको प्रभावित कर रहा है, उसके हित में या न्यायपूर्वक काम हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब चीजें सुनिश्चित करना। इसके प्रमुख उद्देश्य जो शुरुआत में बताए गए थे वह क्या क्या है? नागरिकों को सशक्त बनाना, यानी कि वे जाने कि प्रशासन की व्यवस्था क्या है, हमारे देश की व्यवस्था क्या है, चीजों को समझना। व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, यानी कि सरकार किसके रूप लिए चल रही है? सरकार हमारे लिए चल रही है, जनता के लिए, उसके विभाग भी जनता के लिए। तो उससे हम सवाल जवाब कर सकते हैं कि आपने ये काम क्यों किया है, किस लिए किया है, जवाब दीजिए। ये काम कैसा कैसा हुआ था, इसका जवाब दीजिए। अगर आपके यहाँ पर कोई पुल बना है ना, तो आप उस पुल की पूरी जानकारी ले सकते हैं विभाग से कि कितने में बना, कितना खर्च आया, इतना अधिक समय क्यों लगा, आपको हर एक बात वह बता देंगे। इसके साथ साथ ही भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, पता लगता है कि हाँ फंड्स कैसे कैसे यूज हो रहे हैं, कितना फंड अलॉट हुआ था, कितना फंड्स खर्च हुआ, किस किसके पास कितना कितना गया, हर एक चीज की जानकारी यहाँ पर देनी होती है। और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, नागरिकों के प्रति सरकार का या सरकारी विभागों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना और प्रशासनिक तानाशाही पर नियंत्रण लगाना। अगर इस प्रकार की जवाबदेही नहीं होगी तो अभी भी हम लोग देखते हैं बहुत सारी जगह कि अनेक विभाग ऐसे हैं जहां पर कर्मी नियुक्त हो जाते हैं और कर्मी नियुक्त होने में बेफिक्र होते हैं। उनको लगता है कि हमें हमारी पोस्ट से कोई नहीं उठा सकता, अब कोई नहीं हटाएगा तो हमारा जो मन होगा हम वह करेंगे, जिसमें से करप्शन भी शामिल है। बहुत सारे लोग इसी वजह से करप्शन करते हैं, चीजें गड़बड़ा जाती हैं। तो प्रशासनिक तानाशाही स्थापित ना हो, जनता जवाब मांगती रहे, अधिकारी जवाब देते रहे, इसी वजह से यह पूरा सिस्टम सुनिश्चित किया गया है, आरटीआई तैयार की गई है। अब आरटीआई में व्यवस्था कर दी गई है कि जब कभी भी आरटीआई लगाई जाएगी तो 30 दिनों के अंदर जवाब देना जरूरी है। 30 दिनों में जवाब नहीं दिया तो फिर यह जवाब देना पड़ेगा कि जवाब क्यों नहीं दिया है। यह बड़ी समस्या है, तो इसलिए जरूरी है कि 30 दिनों में जवाब दे दिया जाए। इसके साथ ही जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कभी भी ऐसा कोई मामला उठता है जिसके बारे में प्रश्न आरटीआई में शामिल हो, तो फिर विभाग की जिम्मेदारी है कि वह 48 घंटों के अंदर जवाब दे। यह फिक्स है। तो मामले भी याद रखिएगा, अगर जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न आएगा तो 48 घंटे, सामान्य मामला है तो 30 दिन के अंदर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, हालांकि चीजें जो है यह मिलजुल के चलती है, जैसे कि राज्य और केंद्रीय स्तर पर दोनों ही जगह सूचना आयोग है, तो उसके माध्यम से जानकारी सभी प्रोवाइड की जाती है। कुछ खास बातें जरूरी है हम लोग बात करें इसके सेक्शन 24 की, क्योंकि बहुत अधिक चर्चाओं में रहा पूरे केस के दौरान ये। तो देखिए इसके अंदर जो दूसरी अनुसूची के संगठन हैं या जो आयोग हैं उनके बारे में बात की गई है। मुख्य रूप से असूचना और सुरक्षा संगठन, जितने भी हमारे देश में ऐसे संगठन हैं उन सभी संगठनों के लिए यह जो आरटीआई एक्ट है उनके ऊपर लागू नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब कभी भी बात आएगी भ्रष्टाचार की और मानवाधिकारों के उल्लंघन की तो आपको जवाब देना पड़ेगा, यानी कि प्रशासनिक कार्रवाई के लिए जवाब नहीं देना। लगातार मैं आप लोग को यही बता रहा हूं। अगर कभी भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आएगा या मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला सामने आएगा तो ऐसी स्थिति में यह नहीं होगा कि विभाग डायरेक्ट जानकारी दे दे, नहीं। जो भी कार्यवाही होंगी वह होंगी केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा या फिर राज्य सूचना आयोग के द्वारा, इनके माध्यम से ही होगी। अगर केंद्रीय स्तरीय मामला है तो केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य स्तर का मामला है तो राज्य सूचना आयोग, इनके अनुरूप सारी की सारी व्यवस्था होगी। और केंद्रीय सूचना आयोग मान लेता है कि विभाग को जानकारी देनी जरूरी है तो 45 दिन का समय होता है, उसके दौरान ही सभी चीजें होती हैं। अभी ईडी के इस केस में भी हमने देखा कि केंद्रीय सूचना आयोग ने ही आदेश दिया था कि आप दोनों मामलों में जानकारी दो, हालांकि फिर मामले को चुनौती दी गई तो फिर चीजें बदल गई। तो केंद्रीय सूचना आयोग ही चीजों को नोटिस करता है, देखता है, फिर विभाग को कहेगा कि जानकारी दो, जिसके लिए समय 45 दिन है। ठीक है, लेकिन जब कभी भी भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधित कोई भी मामला सामने आता है और जानकारी दी जाती है तो जो जानकारियां दी गई हैं जरूरी होगा कि यह सभी जानकारियां, यह वह पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वह डॉक्यूमेंट अगर केंद्र स्तर से संबंधित है, किसी केंद्रीय विभाग से संबंधित है, किसी केंद्रीय आयोग से संबंधित है तो संसद में प्रस्तुत किया जाए। अगर राज्य सरकार से संबंधित है तो राज्य का जो वही विधानमंडल है वहां पर उसको प्रस्तुत किया जाएगा। यह व्यवस्था इसके अंदर की हुई है साफ साफ। ओके, तो यह पूरा का प्रोसेस आप लोग को इस प्रकार से ध्यान रखना है, इसके अनुरूप ही सारा सिस्टम चलता है।
ठीक, जो जो प्रमुख संगठन इस समय मुक्त हैं उनकी अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से नाम सामने आता है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ईडी, प्रवर्तन निदेशालय आजकल बहुत सामान भेज रहा है, डीआरडीओ बहुत तेजी से हमारे सुरक्षा क्षेत्र के लिए काम कर रहा है। लेकिन जिस समय यह काम हुआ था और सेक्शन 24 तैयार किया गया था तो माना गया कि इसके कुछ खास लाभ होंगे, लेकिन यह भी माना गया कि यह कहीं ना कहीं तानाशाही को भी जन्म देगा। यह पहलू भी आप लोग के लिए समझना जरूरी है, जैसे कि क्या क्या लाभ होंगे। सरकार चाहती है कि हमारे देश की एकता अखंडता बनी रहे और ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाए जो सुरक्षा से संबंधित है। तो जरूरी है कि जनता इन मामलों में दूर रहे और कुछ चीजें सीक्रेटली चलती रहेंगी तो सब चीजें सक्सेसफुल भी हो सकती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही प्रशासनिक सुव्यवस्था सुनिश्चित करना। ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी अपना काम कर रहा है, बार बार आरटीआई भेज भेज के जवाब मांग रहे हैं, नहीं, उसको अपना काम करने दो। बाकी यह नहीं है कि एक अकेले के तहत साहब काम हो रहा है और भी डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, कहीं भी गड़बड़ होगी तो सब लोग नजर रखेंगे और कार्य संचालन सुव्यवस्थित होता रहे। आसूचना और सुरक्षा विभागों के अंदर इस वजह से सारा काम हुआ है। वह जितने भी अधिकारी हैं वह अधिकारी अपने प्रशासनिक दायित्वों का अनुपालन बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिझक के कर सके, इसलिए इसको तैयार किया गया है। साथ साथ कभी भी विदेशी राज्यों से जितने भी और देश हैं उनसे संबंध ना गड़बड़ाएं, संबंध बरकरार रहें, तो इस वजह से इसको बनाया गया है। और साथ साथ सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे, कभी भी सार्वजनिक व्यवस्था ना गड़बड़ाएं, ऐसे प्रश्न ना पूछे जाए जिनसे की व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। तो इन चीजों से मुक्त रखने के लिए सेक्शन 24 बनाया गया। लेकिन आलोचनाएं बरकरार हैं, आज भी हो रही है, क्योंकि माना जाता है कि यह अधिनियम की प्रभाविता को कम करता है। जिस इफेक्टिव रूप से काम कर सकता था अधिनियम, वहां पे अब यह बच जाता है, चूक जाता है कहीं ना कहीं। इसकी वजह से पारदर्शिता में कमी आ रही है, क्योंकि सरकार के कुछ ऐसे क्षेत्र बच जा रहे हैं जहां तक जनता की पहुंच नहीं है। सरकार की जवाबदेहिता इस वजह से कम हो जा रही है और संवैधानिक अधिकार जो है वह व्यक्तियों के संकुचित हो जा रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आरटीआई का अधिकार है आपको, वहीं आप दूसरी तरफ क्या कह दे रहे हैं कि इन इन मामलों में आप जवाब नहीं मांग सकते, तो आपको जो अधिकार मिले थे उनको संकुचित कर दिया गया। इसकी वजह से हो सकता है कि संगठनों की तानाशाही सुनिश्चित हो जाए, जैसे कि ईडी समन लगातार भेज रहा है, आप जवाब नहीं मांग सकते, कुछ नहीं कह सकते, तो वह बच गया। इस वजह से तो तानाशाही स्थापित हो सकती है संगठनों की, प्रशासनिक मनमानी करेंगे अधिकारी और इसकी वजह से लोकतंत्र जो है वह कमजोर रूप में पहुंच जाएगा। यह सभी इसके आलोचनाओं में शामिल है। तो यह एक कंप्लीट सेशन था पूरा ईडी के बारे में, ईडी की जवाबदेही था, साथ साथ में आरटीआई एक्ट के अंदर शामिल सेक्शन 24 बेहद खास अपने आप में एक इंटीग्रेटेड सेशन पूरा। उम्मीद करता हूं आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेगा आप लोग को। एक प्री का प्रश्न इस रूप में था, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हर एक बात मैंने आप लोग को क्लियर भी कर दी है। मींस के लिए नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आंसर लिखेंगे इस प्रकार से तो अंक भी अच्छे मिलेंगे। और सेशन को बाकी साथियों तक शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि बेहद खास महत्वपूर्ण बातें इसमें शामिल है, जरूरी है कि वह सभी जाने इसको। ठीक है, तो लाइक के बिना नहीं जाना है, साथ साथ आपको आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए आपका जो आंसर है आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं यह सही रहा होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे हम लोग कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।